नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों का जो एसआई, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था। जब मैथ को लेकर आगे चला था, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाने से क्लासेज में रुकावट आ जाती है। तो आज मैं जो ये क्लास लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का, ये सेकेंड क्लास है। मैं पहले क्लास में आप लोगों के लिए एक छोटी सी चीज़ बताया था और मैंने ये बताया था कि अभी नंबर सिस्टम आपको स्टार्ट नहीं हुआ। नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले, संख्या पद्धति को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं छोटी सी कुछ बेसिक जानकारियां दिया था। ठीक है, मैं वहां पे लास्ट में आप लोगों को ले आया था, आप उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, मैं वहां पे आप लोगों को ले आया था। मैंने ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे लास्ट में कि 91 गुड़े 92 हो, गुड़े 93 हो, गुड़े 94 हो, गुड़े 98 हो, में इकाई का अंक क्या होगा। मैंने ऐसे करके बताया था, में इकाई का अंक क्या होगा या इकाई का अंक होगा। इकाई की संख्या हमें पता करनी थी। ऐसे प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया था। ठीक है, आप लोगों को पूरी तरीके से मालूम होगा। तो मैंने क्या किया था, अब सारी संख्याओं का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद मल्टीपल करेंगे और मल्टीपल करने के बाद जो सारी चीजें दिखेंगी उसमें इकाई का अंक से हमसे मतलब रहेगा। लेकिन वही सारी चीजें कोई मतलब नहीं दिखता है, सिर्फ यहां से इकाई के अंकों को लीजिए। ये मैंने आप लोगों को वहां पर समझाया था इसके पहले वाले क्लास में। ठीक है, तो दोस्तों ये बताइए, आप 91, 92, 93, 94, 98 का गुणा करेंगे तो भी इकाई अंक का वही होगा, इकाई का अंक। लेकिन आप 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ रहा है, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 24 होगा, 24 में देखेंगे इकाई क्या है तो 4 है, 4 का गुणा करेंगे 8 में तो 32 होगा, 32 में देखेंगे इकाई का अंक क्या है तो 2 है, तो आंसर क्या होगा 2 होगा। ये चीज मैंने आप लोगों को उस पहले वाले क्लास में लास्ट टाइम में ये चीज बताया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट। जैसे मैं अगर ये कहूँ, छोटा सा एक और ले लेते हैं, जैसे 124 गुणे 112 गुणे 115, 119 गुणे 127 गुणे 128 गुणे 132। इसमें अगर हमें इकाई का अंक चाहिए, अगर इसमें हमें क्या चाहिए भाई, अगर हमें इकाई का अंक इसमें चाहिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे हमें इकाई का अंक चाहिए तो हम क्या करेंगे, 4 को पकड़ेंगे, 2 को पकड़ेंगे, 5 को पकड़ेंगे, 9 को पकड़ेंगे, 7 को पकड़ेंगे, 8 को पकड़ेंगे और 2 को पकड़ेंगे। मतलब ये मैं आप लोगों को वो चीजें जानकारी दे रहा हूँ, वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके संख्या पद्धति में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे। ध्यान से देखिए, 4 दूना की 8, 8 बचे 40, शून्य आ गया। अब बताइए, जब शून्य आ गया बहादुर तो शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य ही होगा, शून्य मतलब सब शून्य शून्य, आंसर क्या होगा शून्य, मतलब 0 आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे थोड़ा सा और भी हम कुछ चीजें सीख लेते हैं, जान लेते हैं। आइए उसको भी जान लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, एक चीज और है कि जब इकाई का अंक आप लोगों का शून्य आया था तो हम ये भी कहेंगे, और कहेंगे क्या, हम कहते हैं कि जो शून्य होता है ना, वो एक योजक तस्मक होता है, योजक तस्मक होता है। ये जानकारी होना चाहिए आप लोगों को कि शून्य को क्या कहते हैं, शून्य जो है योज्य तस्मक होता है। क्या होता है, योज्य तस्मक, योज्य तस्मक होता है। ये चीजें आपको आना चाहिए, इस शून्य को योज्य तस्मक बोलते हैं। ठीक है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। अब थोड़ी सी एक और हम चीज ले लेते हैं, जैसे 192 हुआ गुणे 117 हुआ गुणे 119 हुआ। ये एक कोष्टक में रहेगा, आपका दिख रहा है जी हाँ, माइनस 72 27 24, 192 गुणे 117, 192 गुणे 117 गुणे 119 माइनस दूसरे कोष्टक में 72 गुणे 27 गुणे 24 का इकाई का अंक बताओ। ये चीज दिया तो हम क्या करेंगे,
ध्यान से देखिए, इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक क्या है 9 है। तो 2 7 14, 4 मिलाएगा एक अंक, 4 9 36, 6 मिलाएगा एक अंक 6 ले लीजिए, माइनस है तो माइनस लीजिए। इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 7 और इकाई का अंक यहाँ पर क्या है 4 है। यूनिट डिजिट बस हमें चुन ली है, ठीक है। यहाँ से 2 7 14, 14 को 4, 4 चौक को 16, 16 को क्या होगा 6, तो 6 में से 6 गया क्या होगा दोस्तों 0। और 0 को हम क्या कहते हैं योजयात्मक भी कहते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जानकारियां होनी चाहिए, ठीक है। 1 मिनट, आइए कुछ और भी चीजें हम सीख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं, अभी भी मैं बताऊंगा आज की क्लास में आप लोगों को कि अंक क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होते हैं, आप ये सारी चीजें जानते हैं। आइए, जैसे मैं अगर कुछ और भी जानकारी, जैसे कहीं कहीं आप लोगों को मिल जाएगा कि 3 अंकों की छोटी संख्या बताइए, 3 अंकों की बड़ी संख्या बताइए, 4 अंकों की छोटी संख्या बताइए, 4 अंकों की बड़ी संख्या बताइए। तो ये सब प्रश्न में नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न में आ जाते हैं कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, ठीक है। 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, ऐसे नहीं आएगा। ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताएं, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या का योग बताएं, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं कि 2 अंकों की, ऐसे लिख लेते हैं, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। आप जानते हैं बहादुरों कि अंकों को मिलाकर क्या बनती है, संख्या बनती है। अंक होते क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे दुनिया में पूरा देखा जाए तो ये 0 से लेकर 9 अंक होता है, कुल मिला के आपके 10 अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। और इन्हीं 10 अंकों को मिलाकर हमारी संख्याएं बनाई जाती हैं। इन्हीं 10 अंकों को मिलाकर हमारी असीमित संख्याएं बनाई जाती है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जिसे हम अनंत बार कह सकते हैं। असीमित, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। इन्हें आगे पीछे करके संख्याएं जहां तक मन करे वहां तक जा सकते हैं लेकर हम, लेकिन किन को लेकर, सिर्फ 0 से लेकर 9 तक अंकों को लेकर, और यह कुल मिला के 10 अंक होते हैं। और इन्हीं 10 अंकों को मिलाकर हम 2 अंकों की छोटी संख्या बनाएंगे। 2 अंकों की छोटी संख्या, पहले तो ये बताइए कि छोटे अंक को, किसी 2 अंकों को मिलाकर एक संख्या बनाया जाता है। तो छोटा अंक, 2 अंकों की छोटी संख्या बताइए। छोटा अंक तो 0 है, यदि हम रख लें डबल 0 तो ये 2 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी नहीं। अब 0 जाएगा, बगल में बेचारे बोलेगा एक को, भाई आप आकर हमारे बाएं साइड बैठ जाओ। हाँ, बोले बाएं साइड बैठ जाओ, दाएं साइड। अब अगर मान लीजिए 0 बोलेगा हमारे दाहिने साइड बैठ जाओ, तब तो कोई मान में परिवर्तन नहीं हो, लेकिन बोलेगा बाएं साइड बैठ जाओ तो मान में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब 0 यहाँ हो जाएगा और 1 यहाँ पर हो जाएगा, पड़ोसी आ जाएगा यहाँ पर। 2 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा 10। 2 अंकों की, समझ में आई कि 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी बहादुरों, बड़ी संख्या क्या होगी। अब बड़ी संख्या तो भाई डबल 9 है, मान में कोई परिवर्तन नहीं, सीधा 2 डोना उतार दो। अब आ गया 3 अंकों की, 3 अंकों की छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या ये कह सकते हैं। तो 3 अंकों की छोटी संख्या 2 तो हो जाएगा डबल 0, और 2 अंक में अभी हुआ, अब 1 आ जाएगा, 3 अंक हो गए, छोटी संख्या हो गई। चीज क्लियर एकदम, यहां तक तो दोस्तों क्लियर होगी। अब बोल दे 3 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बोल दे तो भाई 3 ठो लिख दो, बड़ी संख्या हो जाएगी 1 2 3। बोले 4 अंकों की क्या, 4 अंकों की क्या छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी भाई। अब 3 टाइम तो 0 हो जाएगा, 3 अंक हो गए, एक बार 0 1 आ जाएगा, 4 अंकों की छोटी संख्या हो गई। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी बहादुरों, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 ठो 9 उतार दो, ये हो गई 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है। एक और कर लेते हैं, 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की छोटी संख्या, तो पहले तो 4 ठो 0 उतार लो, 4 अंक हो गए, 1 ठो हो गया 1, ये होगी 5 अंकों की क्या छोटी संख्या। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या की बात अगर आ जाए तो भाई 5 ठो 9 उतार लो, 1 2 3 4 5, ये होगी 5 अंकों की क्या बड़ी संख्या। 1 मिनट, तो ये चीजें होती हैं। और इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, हम थोड़ा सा इसमें प्रश्न भी देखते हैं कि इसमें कैसे प्रश्न हमारे बनते हैं संख्या पद्धति में। आइए कुछ इसके प्रश्न भी हम सीख लेते हैं एक आध ठो।
जैसे मैंने कह दिया, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या दिख रहा है ना, तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, बड़ी संख्या का क्या भाई, अंतर बताओ, अंतर बताओ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 5 अंकों की छोटी संख्या बोला है, तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, 1 ठो 1 होगा और 4 ठो 0 हो जाएगा। ये हो गई 5 अंकों की छोटी संख्या हो गई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं क्या होता है, 3 ठो 9। बोला है अंतर बताओ, तो अंतर बता दो भाई नीचे लिखकर। अब देखिए ये हासिल दिया, तो यहाँ पर लास्ट में 10 होगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ पर कुछ नहीं। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पर 9 उतर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा। इस पर्पज से मैंने आप लोगों को बताया कि 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है। तो आप लोगों को तो समझ में ही गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा एंट्री मारते हैं, जहां पर संख्या पद्धति में आप लोगों को थोड़ा सा मैं और आगे लेके चलता हूं। आइए थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। अब अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अंक क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मुझे जानना है भाई, मुझे आगे भी जानना है, आगे भी मुझे जानना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं अब कि यदि मैं अगर ये जानूं कि संख्याओं का वर्गीकरण कैसे हुआ है, संख्या पद्धति में संख्याओं का वर्गीकरण कैसे हुआ है, संख्याओं को बांटा कैसे गया है, तो इन सब सारी चीजों की जानकारी लेने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें और जानना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि दुनिया में सबसे पहले क्या हुआ था, गेस करिए भाई। संख्याओं को बांटने के लिए दुनिया में सबसे पहले क्या हुआ था, 10 अंक आए थे, 10 अंक आए थे। अब इन 10 अंकों को लेकर ही क्या बनी, संख्याएं बनी, क्या बनी, संख्याएं बनी। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं कि सबसे पहले दुनिया में कुल 10 अंक आए थे, या दुनिया में सबसे पहले कुल 10 अंक आए थे। इन 10 अंकों को लेकर संख्याओं का निर्माण हुआ, और संख्याएं कैसे कैसे बनी आप उन्हें भली भांति जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक चीज जानिएगा कि वह अंक कौन से हैं जो 10 ठो हैं। तो वह अंक होगा दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेके और 9 तक होता है वह अंक, जिनको काउंट किया जाए तो कुल मिलाकर कितने होते हैं, 10 अंक। ठीक है, आप इन्हें भली भांति जानते हैं। ठीक है, और इन्हीं अंकों को जब किसी 2 अंकों को, इन 10 अंकों में से किन्हीं 2 अंकों को साथ में कहीं पर रखा जाए तो वह संख्या का निर्माण कर जाता है, उन्हें हम संख्या में गिनती करने लगते हैं। और जब यह अकेले अकेले हर जगह आते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्हें अंक के नाम से जाना जाता है, इन्हें हम अंक कहते हैं। सबसे छोटा अंक 0, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। ठीक है, अब इन अंकों से हम दुनिया भर की असीमित संख्याएं बना सकते हैं, असीमित संख्याएं बनाते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो, मतलब अनंत। ठीक है, आप बोलेंगे सर इन 10 अंकों से मिलाकर कितनी संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है, तो असीमित संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, ये आप भली भांति जानते हैं। ठीक दोस्तों, तो जब अंकों को लेकर संख्याएं बनाई जाती हैं तो हम ये देखेंगे कि संख्याओं को सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, संख्याओं का हम सबसे पहले करेंगे वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का बंटवारा, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का बंटवारा या वर्गीकरण मैं 2 भागों में करने जा रहा हूं। एक तो हम करेंगे भाई क्या, वास्तविक संख्या,
वास्तविक संख्या और दूसरा मैं करूंगा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या थोड़ा सा लेके चलेंगे हम। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिरकार वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये होती है संख्याओं का वर्गीकरण में मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वास्तविक संख्या होती है और एक होती है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या से पहले हम काल्पनिक संख्या को देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या नहीं कहते, कल्पना करने वाली संख्या है, इमेजिनरी नंबर। चलिए उन चीजों को सबसे पहले ये देखिए कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो हम सीख लेते हैं कि काल्पनिक संख्या कहते हैं किसे। तो बहुत सारे स्टूडेंटों के मुख से आप सुने होंगे कि काल्पनिक संख्याओं को हम जरूर काल्पनिक मतलब कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम कहीं लिखकर क्या कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उन्हें लिखकर हम कहीं उनको बाहर नहीं कर सकते। जैसे बाहर करने की बात आई तो जैसे अगर मैं ये कहूं वास्तविक संख्या को हम जैसे लिख सकते हैं वैसे काल्पनिक संख्या को नहीं लिख सकते हैं। आइए देखते हैं काल्पनिक संख्या है क्या। सबसे पहले काल्पनिक संख्या को सीखते हैं। जैसे वर्गमूल में ऋणात्मक की हुए सारी संख्याएं, वर्गमूल में ऋणात्मक वे सारी संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे मैं कहूं तो वर्गमूल में -2, वर्गमूल में -3, वर्गमूल में -4, ठीक है, वर्गमूल में -25। ये सभी क्या है, काल्पनिक संख्या है भाई। क्या है, काल्पनिक। रूट में यदि माइनस चिन्ह में आ जाए, रूट में माइनस चिन्ह, जैसे रूट में -2, रूट में -3, रूट में -4 और रूट में -5, तो ये काल्पनिक संख्या, मात्र इसकी कल्पना कर सकते हैं। अगर यही रूट में 4 रहता तो रूट से बाहर हो जाता, तो 4 का वर्गमूल अगर देखें तो 2, 25 का 5। लेकिन क्या -4 को आप बाहर कर सकते हैं 2 में? नहीं कर सकते। -25 को क्या बाहर कर सकते हैं 5 में? नहीं कर सकते, क्योंकि 25 रहता तो वर्गमूल होता 5, 4 रहता तो वर्गमूल होता 2। लेकिन रूट में यदि -2, -3, -4, -25 रहेगा तो ये काल्पनिक संख्याएं मानी जाती हैं और होती हैं। इन्हें आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और एक चीज आप जानिएगा कि इन काल्पनिक संख्या को, इस काल्पनिक संख्या को आयोटा, इस काल्पनिक संख्या को आयोटा चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं? आयोटा चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहां पे लिख दीजिएगा आयोटा, मतलब आई, ये आयोटा चिन्ह है। आयोटा चिन्ह द्वारा किसको प्रदर्शित किया जाता है भाई? काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित किया जा सकता है, किया जाता है। और रूट की मतलब वर्गमूल में वे सभी संख्याएं जो माइनस में प्रतिस्थापित होती हैं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और काल्पनिक संख्या को आयोटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अगली चीज होगी कि आयोटा को जो मान होता है वह वर्गमूल में -1 होता है। यह इंपॉर्टेंट चीज है। आयोटा का मान रूट में -1 या कह सकते हैं वर्गमूल में -1 होता है। एक चीज और आपको सीखना है, यदि आयोटा का वर्ग पूछते, आयोटा का वर्ग का मान कितना होता है, तो -1 होता है। यहीं से चीजें निकल जाएंगी। जब आप -1 इंटू -1 करेंगे तो रूट हट जाएगा, लेकिन -1 दिखेगा। तो ये होता है, ठीक है। आपने काल्पनिक संख्या के बारे में यहां तक तो सीख लिया, ठीक है। काल्पनिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल में तो हो, रूट में तो हो, लेकिन माइनस में हो, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और काल्पनिक संख्या को आयोटा चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, किया जाता है। और आयोटा चिन्ह कैसा होता है? आई जैसा होता है। आयोटा का मान क्या होता है? आयोटा का मान होता है रूट में -1 और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, ठीक है। आइए चलते हैं हम थोड़ा सा वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या के बारे में यदि हम जाने तो वास्तविक संख्या में मैं सबसे पहले लूंगा क्या, 2 चीजें आती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो आप भली भांति इन संख्याओं को जानते हैं। जानते तो हैं, ठीक है, एक बार और जान लिया जाए। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या 2, एक परिमेय संख्या
और एक अपरिमेय संख्या। दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इन्हें। अब भाई सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम परिमेय संख्या को जान लेते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या जानते हैं दोस्तों किसको कहते हैं? वे संख्याएं जिनको किसमें P बाई Q मतलब अंश व हर के रूप में या P बाई Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, P बाई Q के रूप में लिखा जा सके या लिख सके। वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में हम लिखते हैं वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या के नाम से जानी जाती है। इसमें एक और कंडीशन होता है कि इसका जो अंश है क्या है? Q है। हम कह सकते हैं कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि आपने Q बराबर 0 कर दिया, मतलब हर बराबर 0 कर दिया, तो P बटा के 0 हो जाएगा और यह हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित हो जाएगा बहादुर, जिसे अनंत के नाम से जाना जाता है। तब यह गड़बड़ हो जाएगी चीजें, इसलिए Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि यहां पर आप लोगों को कोई भी समस्याएं होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछने का जरूर प्रयास करिएगा कि यहाँ पे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, वे संख्या जो P बाई Q के रूप में लिखी जाती है, बट Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q बराबर आपने 0 कर दिया तो वह अपरिभाषित हो जाएंगी। ठीक है, वह अनंत में चली जाती है। ठीक है, जिसकी आप परिभाषा नहीं दे सकते हैं, अपरिभाषित हो जाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब यहां 0 मत रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या रखेंगे? जो अंश बाई हर के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब यह चीज यहां पे क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में, मतलब अंश व हर के रूप में न लिखा जाए, न लिख सके या न लिखा जाए, न लिख सके। ठीक है, चीज क्लियर है एकदम? न लिख सके। यहां भी आप ये कह सकते हैं कि यहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर ये बताइए कि P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके, वही ना कहलाती है अपरिमेय संख्या। यस, और आप ये भी कहेंगे सर Q बराबर ना 0 बोल रहे हैं ना लिखने को। हाँ भाई, यदि Q बराबर आपने 0 लिख दिया तो कैसे पता चलेगा कि ये संख्या अंश बटा हर में लिखी जा सकती है या नहीं लिखी जा सकती है? समझ गए? कैसे पता चलेगा? यदि Q बराबर आपने 0 रख दिया तो कैसे पता चलेगा कि यह अंश बटा हर में लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी? या फिर बेसिक से चीजें हैं कि अपरिमेय संख्याएं आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में न लिखा जाए वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए कुछ बेसिक चीजें और जान लेते हैं कि कौन किसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम सीखेंगे थोड़ा सा कि अपरिमेय संख्याएं पर एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं और कैसे हम पहचान सकते हैं। सबसे पहली चीज कि कैसे हम क्वेश्चंस को पहचानेंगे कि ये संख्याएं क्या है, अपरिमेय है, कैसी संख्या है। ठीक है, तो आइए अपरिमेय संख्या को हम पहचानते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं दोस्तों फ्रेंड्स कि अपरिमेय संख्या पर पहचान, जैसे मैंने कह दिया अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे हम पहचानेंगे। अगर मान लीजिए पूछ लिया किसी एग्जाम में, कैसे हम पहचानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो जैसे मैंने कुछ चीजें दे दी आपको, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 4, ये मैंने 3 आपको संख्या दे दिया। रूट में 2, रूट में 3, रूट में 4। तो एक चीज बताइए कि अगर मैं ये कहूं, मैं यहां पे क्या बता रहा हूं आप लोगों को? अपरिमेय संख्या की पहचान बता रहा हूं। ठीक है, मैंने ये कह दिया कि रूट में 2 है, रूट में 3 है, रूट में 4 है। तो
तो बताइए इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है? ठीक है, इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो एक चीज समझ लीजिएगा, पूरे अपने जहन में बैठा लीजिएगा, अपरिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जो पूर्ण वर्ग न हो, जो पूर्ण वर्ग न हो। यह अपरिमेय संख्याएं जो है आपका क्या है, वर्गमूल से संबंधित है। तो हम ये बताएंगे दोस्तों, अब हम ये कह देंगे कि वर्गमूल वाली संख्या तो है, वर्गमूल वाली संख्या तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन वह पूर्ण वर्ग क्या हो, न हो। वर्गमूल वाली संख्या हो चलेगा, वह अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन वह पूर्ण वर्ग न हो। तो बताइए रूट में 2 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं, तो यह अपरिमेय संख्या है। रूट में 3 क्या पूर्ण वर्ग है? तो यह अपरिमेय संख्या है। रूट में 4 क्या यह पूर्ण वर्ग है? यस, ये पूर्ण वर्ग है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, रूट में 4 अपरिमेय संख्या नहीं है बहादुर। अब पूर्ण वर्ग, ये इन सब चीजों का मैटर क्या होता है? जैसे अगर मैं ये समझाऊंगा आप लोगों को, जैसे मैंने कह दिया 2 किसी का पूर्ण वर्ग है, जैसे 4 है, रूट में 4 है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं ऐसे 2 × 2 बराबर 2। 2 का पूर्ण वर्ग क्या होगा भाई? 2 का पूर्ण वर्ग 4, 3 का पूर्ण वर्ग 9, 4 का पूर्ण वर्ग 16, 5 का पूर्ण वर्ग 25। तो यदि ऐसी संख्याएं दिख जाए वो भी रूट में, तो वह परिमेय संख्याएं नहीं मानी जाती, सॉरी, वह अपरिमेय संख्याएं नहीं मानी जाती। ठीक है, ये सभी संख्याएं अगर मैं रूट में 4, रूट में 9, रूट में 16, रूट में 25 कर दूं, तो यह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी। रूट में संख्याएं वही संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याएं, रूट वाली संख्याएं वही संख्याएं मानी जाती हैं जो रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7 ऐसी संख्याएं रूट में हो जो पूर्ण वर्ग के रूप में न हो। जैसे मैंने आपको समझाया कि रूट में 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, इनका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, इसलिए अपरिमेय है। रूट में 3 भी अपरिमेय है, पूर्ण वर्ग नहीं है। रूट में 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या किसका है? 2 का है, तो रूट में 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आइए कुछ और भी देख लेते हैं, आइए कुछ और सीखते हैं। निम्नलिखित में से मैंने कह दिया कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए देखिए, हम देखते हैं 2-4। मैंने ऑप्शन ले लिया A, B, C, D। क्लियर दिख रहा है? यस। मैंने कह दिया ये रूट में 110 है, मैंने अगला कर दिया रूट में 120 है, मैंने अगला कर दिया रूट में 121 है, मैंने अगला कर दिया रूट में 115 है। अब ये चेक करना है हमें कि बताइए इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्या है। तो बताइए ये वाली तो जो है अपरिमेय है, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, बात अपरिमेय है। ये वाली भी संख्या अपरिमेय है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, यह अपरिमेय नहीं है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 121 जो रूट में दिया हुआ है बहादुरो, यह किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है जो 11 को दर्शा रहा है, लेकिन यह बताइए यह अपरिमेय है। तो ऐसे भी हमारे प्रश्न में, हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आइए थोड़ी चीजें और हम सीख लेते हैं, आगे चलते हैं। जैसे एक चीज और मैं दे दूं आप लोगों को कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है अपरिमेय संख्या का बहादुरो। ठीक है, ऑप्शन ए मैंने दे दिया, ऑप्शन बी मैंने दे दिया और ऑप्शन सी, मैंने 3 ही लिया ऑप्शन। ठीक है, और इन तीनों ऑप्शन में मैंने दे दिया पहला चीज आपको कि रूट में 4 है, रूट में 121 है और रूट में 12 है।
अब बताइए ये क्या है? यह अपरिमेय है क्या? यह अपरिमेय है? नहीं है। यह अपरिमेय है? नहीं है। बट यह अपरिमेय है। यह रूट में 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है और रूट में 21 जो है 121 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, बट रूट में 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए रूट में 12 जो है अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या होगा? रूट में 12। अब हम सीखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को कुछ और भी चीजों से पहचाना जा सकता है, कुछ और भी जगहों पर कुछ अन्य नामों के माध्यम से भी पहचाना जा सकता है। आइए हम उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं हम थोड़ा सा अपरिमेय संख्या का एक दूसरा पहचान। जैसे मैं एक हेडिंग डाल सकता हूं, आप डाल लीजिएगा कि अपरिमेय संख्या की दूसरी पहचान। और एक अच्छी सी हेडिंग डाल लीजिएगा, ऐसे अपरिमेय संख्याओं को कैसे हम पहचानेंगे। ध्यान से देखिए, अशांत अनावर्त, मैं कह सकता हूं अशांत अनावर्त, दिख रहा है ना? अशांत अनावर्त दशमलव संख्याएं, अब ये अशांत अनावर्त क्या होता है? अशांत का मतलब होता है जो रुके ना। शांत का मतलब होता है रुक जाना, अशांत का मतलब रुके ही ना। अनावर्त का मतलब होता है जिसकी आवृत्ति न हो। ठीक है, अनावर्त का मतलब, या फिर कह सकते हैं अनावर्त का मतलब जिसका निश्चित क्रम में आवृत्ति न हो। अशांत मतलब जो रुके ना, और अनावर्त का मतलब जिसका निश्चित क्रम में आवृत्ति न हो। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा नोट में लिख देता हूं कि क्या कहेंगे इसको, या फिर आप सुन लीजिए ऐसे। लिख लीजिए आप लोग, इनका परिभाषा एक तरह से, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मैटर है कि इस दशमलव का नाम ले रहा है। ठीक है, जो दशमलव के बाद रुके नहीं, मतलब समझ रहे हैं, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रुके नहीं। ठीक है, चलती जाए। ठीक है, अशांत, रुके नहीं, चलती जाए, मतलब शांत ही ना हो, अशांत हो। और अनावर्त का मतलब निश्चित क्रम में क्या हो? आवृत्ति हो। ठीक है, आवृत्ति हो, रुके ही नहीं। उन्हें अंश और हर के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जो मैंने लिखा और दशमलव के बाद वह क्या कर रही है? रुकी नहीं रही। ठीक है, और जब रुके ही ना तो वह क्या कहलाती है? उसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे, और जब अंश बटा हर के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे तो वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। इसका पर्पस देखिए, मैंने यहां पर लिख दिया है, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रुके नहीं और जिसके निश्चित क्रम में आवृत्ति नहीं हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। उन्हें अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जाएगा वह क्या होती है भाई? जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जाता है वो तो परिमेय संख्याएं होती हैं, और जिन्हें अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्या होती है। ये भी वही बात बोले, अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वही अपरिमेय संख्या होती है ना। अब जैसे अगर मैं ये कहूं कि 1 क्या है? ये 1.21, ये क्या है बताइए? ये क्या है? क्या यह क्या यह अपरिमेय है? बताइए। 1.21 एक संख्या है और मैं पूछ रहा हूं कि क्या यह अपरिमेय संख्या है? नहीं है, यह अपरिमेय नहीं है, क्योंकि यह तो क्या है? शांत है। दशमलव के बाद यह तो रुक गई। पहली ही चीज क्या है? दशमलव के बाद रुके नहीं, और दशमलव के बाद यह रुक गई। 1.21 रुक गई। अब रुक गई तो नियम फॉलो नहीं कर रही है। यहां रुके नहीं जिसके निश्चित क्रम में आवृत्ति नहीं हो।
निश्चित क्रम में आवृत्ति नहीं हो मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट हो रही जैसे 1.21 2 1 2 1 2 1 रहेगी तो भी यह अपरिमेय नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या किया है, या तो एक पहले ही नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रुके नहीं, और ये तो दशमलव के बाद रुक गई, इसलिए क्या है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। अपरिमेय क्या है, नहीं है। आगे चले हम, एक और संख्या मैं देता हूं, देखिए ध्यान से, 1.12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए क्या यह अपरिमेय, बताइए क्या यह अपरिमेय है? यस, यह अपरिमेय है या नहीं है, अभी फैसला हो जाएगा। यह भी अपरिमेय नहीं है, यह भी अपरिमेय क्या है, नहीं है। यह भी अपरिमेय नहीं है, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद रुक तो नहीं रही है बहादुर, लेकिन यह निश्चित क्रम में आवृत्ति हो रही है। यहां कह दिया नहीं हो, निश्चित क्रम में आवृत्ति नहीं हो। देखिए ये रिपीट पर है, 1.12 1 2 1 2 1 निश्चित क्रम में आवृत्ति हो रही है, एकदम दोहरा रही है, तो यह अपरिमेय नहीं है, ठीक है। यह अपरिमेय नहीं है। जैसे मैं कहूं 1.21 2 1 2 1 2 1, बताइए अपरिमेय है, नहीं है। यह भी अपरिमेय नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको भली भांति आ गई होंगी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये बताइए तो भाई अपरिमेय कौन सी है, ठीक है, अपरिमेय कौन सी है? तो आइए अपरिमेय को देख लेते हैं। 1.12 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट 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 ऐसे चले था, डॉट 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 ऐसे चले था। अब बताइए ये दशमलव के बाद शांत भी नहीं है और यह निश्चित क्रम में आवृत्ति भी नहीं कर रही है। देखिए 1.12 है, फिर 1 1 2 है, फिर 1 1 1 2 है, फिर 1 1 1 1 2 है, ऐसे करके बढ़ती जाएगी। तो यह क्या है, अपरिमेय है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट, यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन यह अपरिमेय नहीं है, यह अपरिमेय नहीं है, और यह भी अपरिमेय नहीं है, बट यह अपरिमेय है। चीज समझ में आई? यह तो देखिए अशांत है, दशमलव के बाद रुक भी नहीं रही है, और एक चीज और कि यह रिपीट जो कर रही है, एक निश्चित क्रम में आवृत्ति नहीं हो रही है। अगर निश्चित क्रम में आवृत्ति होती 1 दशमलव के बाद 1 2 1 2 1 2 ऐसे करती, लेकिन यह 1.12 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 ऐसे कर रही है, ठीक है। तो चीजें तो समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो यहां पर क्या होगी, यहां दशमलव के बाद निश्चित क्रम में आवृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बहादुर इतना तो क्लियर हो गया। आइए थोड़ा सा और चीजें हम जान लेते हैं जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदु को आगे देखकर ही बढ़ेंगे। आइए दोस्तों थोड़ा सा और फैक्ट हम जान लेते हैं, कि हम जान लेते हैं इनके कुछ और एग्जाम्पल, कि जैसे परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, थोड़ा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल इनका हम और देख लेते हैं, अपरिमेय में और कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे मैं कहूं पाई, वैसे पाई क्या होता है भाई, पाई एक नियतांक है, पाई एक नियतांक है, और आप जानते हैं कि पाई का मान जो होता है कितना होता है, 22/7। जब एक्यूरेट नहीं होता है वह क्या होता है, लगभग होता है, वह क्या होता है, लगभग होता है, ठीक है। कभी भी अगर पूछ दिया कि पाई का मान 22/7 क्या होता है, सन्निकट होता है भाई, इसके करीब होता है, लगभग होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पाई का मान क्या होता है, सन्निकट होता है। और आप जानते हैं, ये भी दोस्तों जानते हैं कि पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पाई का मान क्या होता है, पाई जो है चिन्ह, पाई एक नियतांक है ना, पाई नियतांक है, पाई एक क्या है, परिमेय या अपरिमेय? तो पाई एक अपरिमेय होता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, कि जो पाई का मान होता है 22/7, यह पाई देखिए यहां पर, यह पाई तो अपरिमेय होता है, आपको क्लियर हो गया। लेकिन यही पाई का मान जो होता है 22/7 होता है दोस्तों, यह अंश और हर के रूप में होता है, जिन्हें परिमेय संख्या में रखा गया है, और ये कहते हैं इसको 22/7 को परिमेय संख्या होती है, अब पाई होती है अपरिमेय संख्या। डेटा पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, एक चीज और हम देखेंगे कि पाई का मान जो होता है दोस्तों ना, एक और होता है, क्या होता है, 3.14, और जो ये चलता रहता है,
2 क्या रहता है, चलता रहता है। 3.14 जो क्या रहता है दोस्तों कि पाई एक नियतांक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान जो 22/7 हो वह अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या हो और पाई का मान 22/7 अपरिमेय संख्या होता है। एक चीज और मैं नोट्स करा देता हूं आप लोगों के लिए कि पाई का मान जो होता है दशमलव के बाद, पाई का मान हम क्या कह सकते हैं, दिख रहा है ना, पाई का मान दशमलव के बाद लाखों अंक तक दशमलव के बाद लाखों अंक तक दोस्तों पाई का मान दिख रहा है, पाई का मान दशमलव के बाद श्रीनिवासम रामानुजम, यहां ऐसे करते हैं, दिख रहा है, रामानुजम, यस दिख नहीं रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं नीचे इधर तक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, श्रीनिवासम रामानुजम, नाम सुने। पाई का मान दशमलव के बाद, ये वाली चीज, पाई का मान दशमलव के बाद लाखों अंक तक श्रीनिवासम रामानुजम ने खोजा है, ये वाली चीज, ठीक है। ये फैक्ट है, ये आपको तैयार रखना पड़ेगा, कहीं भी पूछ सकता है आपके इसको लेकर, ठीक है। एक चीज और जानिएगा कि एक दिवस मनाया जाता है, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि एक दिवस मनाया जाता है, उस दिवस को ऐसा कौन सा गणितज्ञ है, ये तो गणितज्ञ है, भारतीय गणितज्ञ है, और इन्हीं गणितज्ञ दिवस के दिन पे, इन्हीं गणितज्ञ के जन्मदिन के दिन पर एक दिवस मनाया जाता है, क्या होता है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। मतलब पाई का मान दशमलव के बाद लाखों अंक तक जो खोजे हैं श्रीनिवासम रामानुजम ने खोजा है, और इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे आगे चल के आयलर वायलर संख्या के बारे में, जो हम बताएंगे कि वो आयलर संख्या क्या होती है, ठीक है। हाँ, उन चीजों के बारे में हम पता करेंगे कि आयलर संख्या क्या होती है। आयलर भी एक नियतांक होती है, जैसे एक पाई एक नियतांक है, पाई एक नियतांक है, आयलर भी एक नियतांक है। अब पाई अपरिमेय संख्या है तो पता करेंगे आयलर कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान परिमेय संख्या होता है 22/7, पाई का मान 22/7 लगभग होता है। और आयलर संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है कि परिमेय होती है, थोड़ा सा हम उसको भी सीखेंगे, लेकिन कब, अगले क्लास में। और तब तक के लिए इंतजार करिए हमारा क्या, अगले क्लास का। दोस्तों अब मिलेंगे हम संख्या पद्धति के तीसरे पार्ट में, और उस तीसरे पार्ट में सीखेंगे सबसे पहले आयलर एक नियतांक है तो वह अपरिमेय है कि परिमेय है। इन छोटी छोटी चीजों को हम पकड़ते हुए आगे चलेंगे, तब हम चलेंगे बढ़कर संख्या पद्धति के क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।